बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके पहले के लेक्चर में 11th के अंदर इसके पहले के लेक्चर में हमने जो है फंडामेंटल यूनिट्स देखे, उसी तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटी देखी और डेराइव्ड यूनिट और डेराइव्ड क्वांटिटीज देखे। मतलब ये है कि यहाँ इसके पहले के लेक्चर में हमने जो है एक फंडामेंटल यूनिट्स जिसकी तादाद हमने देखे कि वो 7 है, 7। तो फंडामेंटल यूनिट्स देखे, उसी तरीके से जो है वो डिराइव्ड यूनिट देखे। लेकिन यहाँ पर जो है ये दोनों के अंदर में यूनिट का मामला पूरा नहीं हुआ कि सिर्फ इतनी ही इकाइयाँ है। ये अलग बात है कि मैक्सिमम जो इकाइयाँ है वो इसके अंदर में कवर हो जाती कि फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, जबकि फंडामेंटल यूनिट की जो तादाद है वो लिमिटेड तादाद है जिसकी तादाद 7 है, लेकिन डिराइव्ड यूनिट जो है वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। आइए अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्या ये जो दोनों इकाइयाँ हैं, फंडामेंटल यूनिट यानी बुनियादी इकाइयाँ और माखूज इकाइयाँ, इनके अलावा भी कुछ इकाइयाँ है। तो जी बिल्कुल है। तब ये कि बुनियादी इकाइयाँ और माखूज इकाइयों के अलावा और भी मजीद 2 इकाइयाँ है जिन्हें ज़िमनी इकाइयाँ कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट मतलब 3 टाइप के यहाँ यूनिट हो गए। एक ये सप्लीमेंट्री यूनिट, 3 टाइप की इकाइयां हो गई। एक फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा जो है वो डिराइव्ड यूनिट, और तीसरी इन दोनों के अलावा भी और मजीद 2 इकाइयां होती हैं जिन्हें ज़िमनी इकाइयां कहते हैं। इसे इंग्लिश के अंदर में जो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। तो वो सप्लीमेंट्री यूनिट कौन से है? जैसे यहाँ एक जो है वो रेडियन, सप्लीमेंट्री यूनिट के अंदर में एक रेडियन और दूसरी जो है वो स्टेरेडियन होती है। एक रेडियन और दूसरी स्टेरेडियन। तब ये कि जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि मीटर जो है वो बुनियादी इकाई है, तो हम यहाँ पर ये बताते हैं कि ये बुनियादी इकाई किस चीज की है। उसी तरीके से यहां जो मैंने 2 इकाइयां लिखा, रेडियन और स्टेरेडियन, तो इसके अंदर में ये किस चीज की इकाइयां है वो हमें यहां पर बताना होगा। तो ये जो रेडियन है, ये रेडियन सतही जाविये की, प्लेन एंगल, इसकी ये इकाई है। रेडियन जो है वो सतही जाविये की इकाई है। उसी तरीके से ये जो स्टेरेडियन है ये सॉलिड एंगल की इकाई है, यानी ये कि ठोस जाविये की इकाई है। तो रेडियन सतही जाविये की इकाई या सतही जाविये की इकाई रेडियन है और स्टेरेडियन जो है वो ठोस जाविये की इकाई है। तब ये कि यहां पर इसकी तारीफ करते हैं कि भाई सतही जाविया किसे कहते हैं। तो यहां पर देखिए, इसको इक्वेशन के तौर पर पहले लिख लेता हूं और उसके बाद में जो है डेफिनेशन किस तरीके से होंगी वो बताता हूं। कि प्लेन एंगल, तो यहां जो है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यानी ये है कि कॉस की लंबाई, आर्क यानी कॉस, कॉस की लंबाई, और बाय रेडियस। तब ये है कि ये इन दोनों का रेशो है। उर्दू के अंदर में इसे तनासुब कहते हैं। मतलब ये है कि दायरे के कॉस की लंबाई
दायरे के कौस की लंबाई और दायरे के निस्फ कुत्र के तनासुब को सतही जाविया कहते हैं। दायरे के कौस की लंबाई और दायरे के निस्फ कुत्र उसका ये तनासुब है, तो दायरे के कौस की लंबाई और दायरे के निस्फ कुत्र के तनासुब को सतही जाविया कहते हैं। आइए अब हम ये देखते हैं कि ये जो सॉलिड एंगल है ये क्या है। सॉलिड एंगल यानी ठोस जाविया। ठोस जाविये की इकाई देखते हैं, तो यहाँ ठोस जाविये की इकाई जो है, ठोस जाविये के लिए फार्मूला जो है वो इस तरीके से, सॉलिड एंगल ठोस जाविया किसे कहते हैं, ये तो मालूम है कि ठोस जाविये की जो इकाई है वो स्टेरेडियन है। तो अब ये कि ठोस जाविया क्या होता है यहां हमें ये देखना है। तो ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। किस चीज की रेडियस? स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। तो यहां जिस तरीके से मैंने इसकी डेफिनेशन बनाया उसी तरीके से इसकी डेफिनेशन बनाई जा सकती है कि कुर्रे के, स्फीयर मानी कुर्रा, कुर्रे के सतह का रकबा, कुर्रे की सतह का रकबा और कुर्रे के निस्फ कुत्र के मुरब्बे के तनासुब को ठोस जाविया कहते हैं। देखिए फिर से, कुर्रे के सतह का रकबा, कुर्रे के सतह का रकबा और कुर्रे के निस्फ कुत्र के मुरब्बे के तनासुब को ठोस जाविया कहते हैं। तो ये दो डेफिनेशन यहां पर हो गई। उसी तरीके से हम स्टेरेडियन की तारीफ दे सकते हैं। देखिए इस पर से ही स्टेरेडियन की तारीफ तैयार करते। स्टेरेडियन यानी क्या होता, तो स्टेरेडियन बराबर यहां पर यह है कि ये जो सॉलिड एंगल है इसे मैं स्टेरेडियन कह देता हूं। देखिए स्टेरेडियन, लेकिन यहां शर्त यह है कि ये जो आंसर है ये 1 आ जाए। और ये है बच्चों, ये 1 कब आएगा कि जब ये जो तनासुब है यहां पर नसब नुमा और शुमार कुनिंदा अगर ये दोनों मसावी होते हैं तो ये आंसर जो है वो 1 आएगा। ठीक है, तो इस लिहाज से यहां पर ये जो स्टेरेडियन है इसकी इस तरीके से तारीफ की जा सकती है कि अगर कुर्रे के सतह का रकबा, अगर कुर्रे के सतह का रकबा और कुर्रे के निस्फ कुत्र के मुरब्बे का तनासुब इकाई हो, अगर कुर्रे के सतह का रकबा और कुर्रे के निस्फ कुत्र का मुरब्बे का तनासुब इकाई हो तो उसे स्टेरेडियन कहते हैं। तो कुर्रे के मरकज पर, कुर्रे के मरकज पर बनने वाला वो जो जाविया है वो स्टेरेडियन होता है, एक स्टेरेडियन होता है। अगर कुर्रे के सतह का रकबा और कुर्रे के निस्फ कुत्र का मुरब्बा इसका तनासुब इकाई हो तो कुर्रे के मरकज पर बनने वाला जो जाविया है वो एक स्टेरेडियन होता है। उसी तरीके से दूसरे फॉर्मेट में इस तरह कहा जा सकता है कि अगर कुर्रे के सतह का रकबा, अगर कुर्रे की सतह का रकबा और कुर्रे के
की सतह का रकबा कुर्रे के निस्फ कुत्र के मुरब्बे के मसावी हो, मतलब ये दोनों अगर मसावी हो तो कुर्रे के मरकज पर बनने वाला जो जाविया है वो 1 स्टेरेडियन होता है। तो यहां इस तरीके से ये 3-4 डेफिनेशन जो है हमने देखी। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहां रेडियन और एंगल, इसके दरमियान में हम रिलेशन देखते हैं, ये क्या रिलेशन है। तो अब ये कि पाई रेडियन, अक्सर हमने पाई बराबर जो है वो 180 डिग्री लिखा है, पाई बराबर 180 डिग्री ऐसा हम मानते आए हैं। तो अब ये पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं, पाई इंटू 1 रेडियन, पाई जरब 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री। इस तरीके से लिखा जा सकता है। उसी तरीके से इसे आगे जो है 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बाय पाई। अब ये जो पाई है 180 बाय पाई, इस पाई की वैल्यू जो है, दूसरी वैल्यू जो हम लेते वो ये पाई यानी 22/7 हम इस तरीके से कहते हैं। तो यह पाई की जो वैल्यू है 3.142 यानी 180/3.142, इसे इस तरह लिखा जा सकता है कि 180 ज़रब 10 की कुवत, देखिए यहाँ वज़ा 3, कोई बात नहीं बढ़ा लेते हैं एक स्टेप, ज़रब 10 की कुवत वज़ा 3, तो 180 ज़रब 10 की कुवत वज़ा 3 ऊपर चले गए, जमा 3 बाय 31/42। इसे सॉल्व करने के बाद अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर तुम ये देखेंगे कि 57.28 डिग्री, इस तरीके से इसका आंसर होता है 57.28 डिग्री। देखिए सॉल्व करके देखा जा सकता है। यहाँ ये जो 180 ज़रब 10 की कुवत 3 यानी इस तरह किया जा सकता है कि ये 180 के आगे जो है 3 सी पर अटैच कीजिए और उसको जो है ये 3142 से तकसीम दीजिए, तो आप ये देखेंगे कि वो जवाब जो है 27.28 डिग्री ये जवाब यहाँ पर हासिल होता है। मतलब ये कि ये रिलेशन मिला कि एक रेडियन बराबर 57.28 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वो ये कि जो स्टेरेडियन है इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए स्टेरेडियन के लिए निकालते हैं, स्टेरेडियन बराबर जिस तरीके से अभी जो हमने लिखे थे कि 180/पाई इसका ये स्क्वायर यानी स्टेरेडियन। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम ये देखेंगे कि इसका जो आंसर है वो 32.82.8 यानी स्टेरेडियन बराबर इकाई क्या होंगी तो स्क्वायर डिग्री इस तरीके से इसकी इकाई होंगी। अब ये कि ये आया कैसे, किस तरीके से आया जी, इसके इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है कि 180
ये 180 बटे पाई, इसके लिए समझ लो हमने वहां पर जो है एक कीमत अभी अभी हासिल की थी जो इस तरीके से है कि 57.28, इसके लिए उसका हाईएस्ट स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करके देखेंगे तो ये जवाब होगा। या फिर इसे इस तरह लिखा जा सकता 180 इंटू 180 बाय 3.14 इंटू 3.14, तो इस तरह भी इसे सॉल्व करके देखा जा सकता है। तो वो स्टेरेडियन को अगर समझ लो ये डिग्री के अंदर में कन्वर्ट करना है तो स्टेरेडियन 1 स्टेरेडियन इज इक्वल टू 3282.8 स्क्वायर डिग्री। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये जिमनी इकाइयाँ देख रहे थे, तो हमने ये देखा कि वो जो इकाइयाँ है बुनियादी इकाइयाँ और माखूज इकाइयाँ, इनके अलावा भी दो और मजीद इकाइयाँ होती है जिन्हें जिमनी इकाइयाँ कहते हैं। और वो जिमनी इकाइयाँ इस तरह है, एक रेडियन तो दूसरी जो है वो स्टेरेडियन। फिर अब सवाल ये उठता है कि रेडियन किस चीज की इकाई है, तो वो सतही जाविये की इकाई है, और स्टेरेडियन जो है वो ठोस जाविये की इकाई है। फिर इसके बाद में ये कि भाई सतही जाविया किसे कहते हैं, ठोस जाविया किसे कहते हैं, तो जिस तरीके से हमने उसकी तारीफ यहाँ पर बयान की। उसके बाद में ये देखा कि एक रेडियन बराबर 57.28 डिग्री होता है, ये हमने देखा। उसी तरीके से एक स्टेरेडियन बराबर जो है वो 57.28 इसका जो है वो स्क्वायर, उस हिसाब से ये 3282.8 स्क्वायर डिग्री होता है। इसके बाद आइए हम इस तरफ चलते हैं। ये इकाइयां हमने देख ली, तीनों टाइप की जो इकाइयां है कि इकाइयों की यहाँ पर 3 टाइप हमने देखे। इसके बाद हम इस तरफ बढ़ते हैं कि रूल्स टू राइट SI यूनिट, रूल्स टू राइट SI यूनिट्स, कि भाई ये कि SI यूनिट्स लिखने के कवानीन, इसके क्या कवानीन है ये हमको देखना है, क्या रूल्स है। तब ये है कि यहां पर अगर वो इकाई जो किसी शख्स के नाम पर हो, जैसा कि न्यूटन, ये इकाई भी है और किसी शख्स का एक साइंसदान का नाम भी है। उसी तरीके से कुलोम ये जो है एक साइंसदान है, उसी तरीके से इसने जो इजाद किया उसको जो फिर इकाई लगाई गई तो उसे इकाई को जो है कुलोम कहा गया। उसी तरीके से जूल है, ये किसी शख्स का नाम है, तो वो इकाई जो किसी शख्स के नाम पर हो उसे अंग्रेजी के यानी उसका जो मुखफ़्फ़फ़ है, उसका जो सिंबल है वो अंग्रेजी के बड़े हुर्फ से लिखा जाता है, बड़े लेटर से लिखा जाता है। यानी वो इकाई जो किसी शख्स के नाम पर हो उसे अंग्रेजी के उसका जो मुखफ़्फ़फ़ है, उसका जो सिंबल है वो अंग्रेजी के बड़े हुर्फ से लिखा जाता है। जैसा कि मसलन यहाँ पर ये जो मैंने पहला रूल बयान किया उसके अंदर में मैंने ये बताया कि जैसा न्यूटन, इसको जो है अंग्रेजी के इसका जो मुखफ़्फ़फ़ है, इसका जो सिंबल है वो अंग्रेजी के बड़े हुर्फ से बड़े लेटर से जाहिर किया जाएगा। ये एन, इसको जो है इस तरीके से नहीं लिखते। उसी तरीके से अगर वो समझ लो इकाई जूल है तो इसको कैपिटल जे से लिखेंगे, ना कि समझ लो स्मॉल जे से।
और इसी तरीके से हम ईटीसी ये कह सकते हैं। तो ये हो गया पहला कानून। आइए दूसरा कानून जानते हैं कि SI इकाई लिखने का दूसरा जो कानून है वो क्या हो सकता है। वो क्या है कि वो इकाई जो किसी शख्स के नाम पर हो, उसे भी अगर मुकम्मल तौर पर लिखना है तो उसे अंग्रेजी के छोटे हरूफ से लिखा जाता है। देखिए यहां पर सिर्फ सिंबॉलिकली लिखा गया था, तो अगर वो किसी शख्स के नाम पर है तो उसे कैपिटल लेटर से जाहिर करते अंग्रेजी के। लेकिन अगर उसे मुकम्मल तौर पर लिखना है तो उसे अंग्रेजी के छोटे हरूफ से लिखा जाता है। जैसा कि इसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह दिया जा सकता है कि इसे न्यूटन, नॉट न्यूटन, यानी इकाई के तौर पर अगर इस न्यूटन को लिखा जा रहा है तो उसे अंग्रेजी के छोटे हरूफ से लिखा जाएगा जब उसे मुकम्मल तौर पर लिखना हो। जबकि ये अंग्रेजी का जो उसूल है उससे ये बिल्कुल बरखिलाफ है, उसकी ये खिलाफ है। हम ये देखते हैं कि किसी भी शख्स का नाम हो, लिखते वक्त में हम जब उसे लिखते हैं तो उसका जो पहला लेटर है ये कैपिटल लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर वो अंग्रेजी के रूल को फॉलो नहीं करता, बल्कि ये है कि ऐसा इकाई लिखने के कवानीन में यह है कि वो इकाई जो किसी शख्स के नाम पर क्यों ना हो, उसे मुकम्मल तौर पर लिखते वक्त अंग्रेजी के छोटे हरूफ से लिखा जाता है। आइए तीसरा पॉइंट जान लेते हैं इसका। देखिए ये दो कवानीन हमने देखे। तीसरा कानून इसके अंदर में इस तरीके से कि वो इकाई जो किसी शख्स के नाम पर ना हो, उसका क्या मसला है। तो वो इकाई जो किसी शख्स के नाम पर ना हो, उसका जो मुखफ़फ़ है वो अंग्रेजी के छोटे हरूफ से लिखा जाता है। वो इकाई जो किसी शख्स के नाम पर ना हो, जैसा हमने पहले जो दो पॉइंट देखे, इसके अंदर में ये था कि वो इकाई जो किसी शख्स के नाम पर हो। अब यहां तीसरा पॉइंट हम ये देख रहे हैं कि वो इकाई जो किसी शख्स के नाम पर ना हो। तो इस इकाई के लिए जो मुखफ़फ़ लिखा जाता है वो उसके लिए अंग्रेजी के छोटे हरूफ का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन फॉर एग्जाम्पल वो इस तरीके से कि यहाँ पर ये जो लंबाई की जो इकाई है, यूनिट ऑफ लेंथ, ये जो है स्मॉल m से जाहिर की जाती है। यहां इस चीज का तो कोई मसला नहीं है कि अगर वो नाम पर नहीं है तो हम आमतौर पर अंग्रेजी के उसूल को ये पॉइंट फॉलो करेगा कि भाई अगर वो नाम नहीं है, कोई ऐसी कुछ भी है समझ लो, तो उसको छोटे हरूफ से, उसको मुकम्मल तौर पर छोटे हरूफ से भी लिखा जा सकता है। तो यह तीसरे कवानीन के अंदर में मैंने ये बयान किया कि वो इकाई जो किसी शख्स के नाम पर ना हो, तो उस इकाई के लिए इस्तेमाल किया गया जो मुखफ़फ़ है, जो सिंबल है, वो अंग्रेजी का छोटा हरूफ होता है। जैसा कि यूनिट ऑफ लेंथ यहां पर मीटर, उसी तरीके से यूनिट ऑफ मास केजी, नहीं, इस तरीके से इसे जाहिर किया जाता है। अब ये के चौथा रूल देखते हैं, चौथा कानून देखते हैं।
तो चौथे कानून के अंदर में ये कि ये जो इकाइयां हैं इन्हें हमेशा वाहिद शक्ल में लिखा जाता है। मतलब यह है कि इसे सिंगुलर फॉर्म के अंदर में लिखा जाता है, इसे जमा में नहीं लिखा जाता। जैसा हमने वाहिद और जमा ये देखे हैं, तो इकाइयों को जो है हमेशा वाहिद शक्ल में ही लिखा जाता है। जैसा कि यह है कि हम जब ये कह रहे हैं कि वो तो कुव्वत है वो 10 न्यूटन है, तो यहां पर जो है इस तरीके से ये एस नहीं लगाया जाता। माना कि वो 10 न्यूटन कुव्वत है या फिर कोई जो चीज है वो 10 केजी है, तो उसको 10 केजीज नहीं बोलते, बल्कि वो अगर एक है तब भी केजी, अगर वो समझ लो 100 केजी है तब भी समझ लो उसको केजी ही रहेगा, उसे एस नहीं लगाया जाता। तो ये है कि उसे वाहिद शक्ल में लिखा जाता है, केजी नॉट केजीज। इसी तरीके से इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट पांचवा रूल हम यहां पर ये देख रहे हैं कि इकाइयों के आगे जो है फुल स्टॉप नहीं होता, कोई ठहराव कोई वक्फा नहीं लगाया जाता। जैसा कि ये जो केजी है इसे ऐसा नहीं लिखा जाता केजी और ये फुल स्टॉप दे दिया जाए, इस तरीके से इसे नहीं लिखते। मतलब यह है कि इकाइयों के आगे कोई ठहराव कोई वक्फा कोई फुल स्टॉप नहीं दिया जाता, नहीं लगाया जाता। छठा कानून देखते हैं इसके अंदर में, वो ये कि दो इकाइयों का जो हासिल ज़रब है उन दो इकाइयों के हासिल ज़रब के दरमियान में जो है कोई खला कोई हाइफन ये नहीं होती। जैसा कि हम जानते हैं कि कुव्वत की जो इकाई है न्यूटन, उसकी तौसीक की जाए तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो हमने हासिल की थी वो हमने हासिल की है F इज इक्वल टू ma। इस रिलेशन से हमने कुव्वत की इकाई हासिल की। तो ये जो m है ये कमियत है और कमियत की जो MKS इकाई है वो केजी है, और ये इसरा की जो इकाई है, जबकि इसे इस तरह लिखा जा सकता है, m ज़रबे अलग अलग करके लिखा जा सकता है। तो यहां पर ये किलोग्राम फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो इसरा है एक्सीलरेशन उसकी इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसे ऐसा गैप देकर नहीं लिखा जा सकता, ना ही समझ लो इस तरीके से बीच में कोई सिंबल का हाइफन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इसे जो है वो इस तरह लिखा जा सकता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये कवानीन है एसआई इकाई लिखने के। हम ये देखते हैं कि 11th में ये पॉइंट हो जाने के बावजूद भी अगर 11th से पहले की बात है 10 क्लास तक, तो ये समझा जा सकता है कि उसे एसआई इकाई लिखने के कवानीन पता नहीं है, तो उसने अगर गलती भी किया कोई बात नहीं, वहां तक ये नहीं देखा जाता। लेकिन जब 11 के अंदर में ये कवानीन देख लिए गए तो हमको जो है ये एसआई इकाई लिखते वक्त में इस कायदे का इस कानून का जो है वो पूरा ख्याल रखना होगा। तो इंशाल्लाह इसके बाद का जो पॉइंट है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में कंप्लीट किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।